उत्तराखंड से अजय टम्टा होंगे मोदी कैबिनेट में शामिल। दिल्ली से टम्टा को आया बुलावा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी राज्य मंत्री के तौर पर मिली थी जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के 150 नेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा नेता उत्साहित। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। चारधाम यात्रा में पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन कराने का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो पर डीएम ने लिया संज्ञान। जांच एसओजी को सौंपी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अल्मोड़ा सीट से सांसद अजय टम्टा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अजय टम्टा भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। संभावित मंत्रियों की सूची में टम्टा का नाम भी शामिल है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जिम्मेदारी मिली थी और इसके बाद अब फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अजय टम्टा को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी और एक बार फिर अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा सीट से सांसद चुने गए हैं अजय टम्टा और अब उनको दिल्ली बुलावा भेजा गया है। वो सांसद हैं और अब उनको कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जो संभावित सांसद हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनकी सूची में अजय टम्टा का नाम भी शामिल है। तो अजय टम्टा पहले भी राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मोदी सरकार में वो मंत्री थे और एक बार फिर जो लगातार मंत्रिमंडल की लगातार चर्चाएं हैं कि आखिर कौन शपथ लेगा कौन नहीं लेगा। लगातार जो संभावित नाम हैं उनकी सूची में अजय टम्टा का नाम भी निकलकर अब सामने आ रहा है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से सांसद हैं अजय टम्टा और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, क्योंकि संभावित जो मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं आज शाम 7 बजे, उनकी सूची में अजय टम्टा का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अल्मोड़ा सीट से सांसद अजय टम्टा को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अजय टम्टा भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तराखंड से आते हैं अजय टम्टा, अल्मोड़ा सीट से सांसद चुने गए हैं और संभावित जो मंत्री हैं उनकी सूची में अजय टम्टा का नाम भी शामिल है। इससे पहले भी मोदी सरकार में वो राज्य मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक बार फिर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। मोदी सरकार एक बार फिर उन्हें मौका दे रही है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। अजय टम्टा को पहले भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, पहले भी वो राज्य मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब लगातार जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर जो माथापच्ची चल रही है, जिस तरह से लगातार जो संभावित नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और उस नामों की सूची में अजय टम्टा का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह है आज शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर और या कहें तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है, अलग अलग नामों की जो सूची है वो भी निकलकर सामने आ रही है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अल्मोड़ा सीट से जो सांसद चुने गए हैं अजय टम्टा,
उनका भी नाम इस सूची में है, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। जिस तरह से बीजेपी ने या मोदी सरकार ने अपनी देश में हैट्रिक लगाई है, इसी तरह उत्तराखंड में 500 सांसद बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। उत्तराखंड में सांसद के तौर पर देखें तो अल्मोड़ा के जो सांसद हैं अजय टम्टा, उन्होंने हैट्रिक लगाई है। वो 3 बार लगातार सांसद चुने गए हैं और मोदी जो पहली सरकार थी, मोदी 1 सरकार जिसको हम कह रहे हैं, उसमें वो राज्य मंत्री रहे। 2016 में वो मंत्री बने। 2014 की जब सरकार थी, 2016 में उनको मंत्री बनाया गया अजय टम्टा को। एक बार फिर उनको मौका दिया जा रहा है। उनको फोन आया, उन्होंने टी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी में हिस्सा लिया। उनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में है। अब ये देखना बाकी है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है या राज्य मंत्री बनाया जाता है। खैर, जो भी होगा, ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात है। बीजेपी का पहले से भी एक पूरा सा एक समीकरण रहा है कि वो 5 सांसदों पर अपना एक मंत्री चुनती है, उसमें राज्य मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो। तो इस बार अजय टम्टा को फिर इस बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो 3 बार के सांसद हैं और करीब 3 लाख वोटों से उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी जो कि कांग्रेस के दावर नेता हैं प्रदीप टम्टा, उनको हराया। और उसके बाद फिर उनको अगर कैबिनेट में जगह दी जा रही है, मंत्रालय में जगह दी जा रही है, तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जैसा आपने बताया कि राज्य मंत्री वो पहले रह चुके हैं मोदी सरकार में और एक बार फिर अब जो मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। सरकार कहीं ना कहीं या कहें बीजेपी उन पर भरोसा जता रही है। उनके अगर हम बात करें अजय टम्टा की, तो व्यक्तिगत उपलब्धि तो है ही, लेकिन अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी बड़ी बात कि लगातार अजय टम्टा को केंद्र में जगह दी जा रही है। देखिए, एक लाजमी बात है कि एक सांसद लगातार तीसरी बार चुनाव जीतता है और दूसरी एक और चीज है कि वो कोटे के मंत्री बनाए जाएंगे। वो कोटे से सांसद हैं और कोटे के मंत्री बनाए जाएंगे। और एक और बात मैं अगर आपको कहूं कि उत्तराखंड में वो ऐसे अकेले सांसद हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी सांसद निधि का मैक्सिमम पैसा खर्च किया विकास योजनाओं में, इसलिए भी उनके नंबर ज्यादा बनते हैं। उनका नाम पहले से ही बहुत आगे चल रहा था। हालांकि उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं वो हैं आपके नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट, जो कि अभी निवर्तमान मंत्री हैं। उनको भी राज्य मंत्री का ही पदभार है। इससे पहले 2019 में इस जो मिला था मोदी सरकार में सबसे बड़ा पद जो मिला था वो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मिला था, जो कि हरिद्वार से सांसद बने थे और उनको एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया। बाद में उस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो एक कैबिनेट मंत्री, एक शिक्षा मंत्रालय का पदभार भी जो है, पदभार नहीं कहूंगा कि उनको उसकी भी जिम्मेदारी उत्तराखंड के एक सांसद को मिली है। तो ये उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ के जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनको लगातार मोदी जी जो है अपने मंत्रालय में अगर जगह दे रहे हैं तो ये अच्छा है। बाकी 7:30 बजे तक सब कुछ पता हो जाएगी। जब पोर्टफोलियो बटेंगे तो उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं अजय टम्टा या फिर राज्य मंत्री उस पे होंगे। जब सीटों पर बैठेंगे तो उसी से लाइन से पता लग जाएगा कि राज्य मंत्रियों का की जो लाइन होती है वो थोड़ा पीछे होती है और कैबिनेट मंत्रियों की लाइन पहले अग्रिम होती है। उससे पहले जो होते हैं मुख्य अतिथि बैठते हैं। जैसे 7 राष्ट्रों के अतिथि जो है राष्ट्रपति भवन में आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल बिल्कुल, शाम को शपथ ग्रहण के साथ ही सारी चीजें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल अजय जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से खबर, जहां अल्मोड़ा सीट से सांसद अजय टम्टा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उनके सफल कार्यकाल एवं उनकी लंबी आयु के लिए उत्तरकाशी जनपद के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर सुबह 4 बजे से ही जारी है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सुबह 4 बजे मोदी जी के सफल कार्यकाल के लिए विशेष पूजा कर मां गंगा एवं यमुना से उनके सफल कार्यकाल के लिए प्रार्थना की।
वहीं जनपद मुख्यालय में भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से पूजा पाठ का दौर भी जारी है। बता दें कि सीमांत जनपद उत्तरकाशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना नाता रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके इस तीसरे शपथ ग्रहण में हम भगवान विश्वनाथ जी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, चित रहें और ऐसे हमारी जो सनातन धर्म की श्रृंखला को पूरे विश्व में फैलाएं। इन शब्दों के साथ उनकी वजह से ही हम यहाँ पे पूजा अर्चना वंदन जो करें, जिससे उनका जो 5 साल का जो कार्यक्रम है जो बहुत अच्छे ढंग से चले। प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसके तो हम एक अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं वो पूरे विश्व में जो है इस पर अपनी छवि बनी है और आगे भी बनाते रहेंगे। और इस प्रकार से लोक कल्याण के, जन कल्याण के लिए जो भारतवर्ष में जितने जो कार्य उन्होंने किए हैं, उसके लिए हम भगवान बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं उनको इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि वो सब कार्य के लिए सक्षम बन करके विश्व में अपना रिकॉर्ड बना के रखें। आज पुनः जो है भारत सरकार शपथ ग्रहण करने के लिए इस पावन दिवस जो कि मुख्य नक्षत्र का अवसर है, हम समस्त तीर्थ पुरोहित और गंगोत्री धाम के वासी और श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आने वाला जो समय वो अखिल राष्ट्र के लिए जो है वो चरमोत्कर्ष का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कार्यकाल के जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं और मैं अभी खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, जहाँ पे कि जो लगातार सुबह 4 बजे से जो है उनके जो है दिन उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम कार्य के लिए जो है लगातार पूजा अर्चना चल रही है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो वहाँ पे भी सुबह 4 बजे से जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं लगातार जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम कार्यकाल और उनकी लंबी आयु के लिए जो सुबह से जो वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वायलेंट विलेज, वहाँ पे भी जो है एकदम अलग आज जो है खुशी का माहौल है। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी जो है सुबह से जो है मिठाई बांट रहे हैं। दीपक नोटल, ND24। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैट बॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में AI को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी क्रम में मैत्री चैटबॉट AI तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। यह चैटबॉट राजभवन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। राज्यपाल ने कहा है कि मैत्री केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम नवाचार को साकार करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक ज्ञान और सहायता पहुंचा सकते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज राजभवन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गवर्नर्स बॉट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम मैत्री रखा है, जिसके अंदर में खुद ही आर्टिफिशियल वर्ड शामिल है। ये जो चैटबॉट है ये हमारे उत्तराखंड के बेटे सिद्धार्थ माधव ने बनाया है। इसकी उम्र अभी टीन्स में है, अभी 20 भी उम्र नहीं हुई है और इन्होंने जो चैटबॉट बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार भारत और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल के क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े कदम ले रहा है। ये जो चैटबॉट बनाया है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द शेल्फ की काबिलियत रखता है और इसके अंदर में जो रिस्पॉन्स सीख करने के लिए ना एक टेक्सचुअल लेकिन ऑडियो रिस्पॉन्स भी करता है और इसके अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस प्रकार से पूरे ज्ञान और विज्ञान को इकट्ठा करके हमारे हर एक प्रॉब्लम्स, चैलेंज या इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं ज्ञान के क्षेत्र में उसको किस प्रकार किया। एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई बड़ी सीटों पर निराशा भी हाथ लगी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा जीत का स्वाद नहीं चख सकी, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी से आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि अयोध्या की जनता बहुत ही भोली भाली है, जो विपक्ष के झूठ के पुलिंदे में फंस गई। लेकिन धीरे धीरे अयोध्या की जनता को पता चल जाएगा कि विपक्ष ने उनके साथ किस तरीके का छल किया है।
में हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, लेकिन अयोध्या की जो जनता है ना बड़ी भोली भाली है। वहाँ विपक्ष के उसमें आके जनता फंस गई है। जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, और सबसे बड़ा 8,500 का जो उन्होंने प्रति माह देने का वो फैलाया है भ्रम, उस चीज़ को लेके विपक्ष में अयोध्या वासी की जो जनता है फंस गई है। और दूसरी बात कि जनता को बहुत ही जल्दी समझ में आएगा कि हमने ये क्या किया है और क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आकांक्षा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया, जहां कांग्रेस को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान को उत्तराखंड में पदाधिकारी को बदलना चाहिए, जिन्हें उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, वही लोग कांग्रेस के संगठन को कमजोर करने में लगे हैं। वे आपस में लड़ते हैं, बूथों पर बैठने के लिए लोग नहीं मिलते। कांग्रेस के पदाधिकारी लालची हो चुके हैं और अपने इस लालच के चलते उत्तराखंड में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करने में लगे हैं। हमें चुनावी मैदान में कांग्रेस से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए परिवर्तन करना जरूरी है, ताकि चुनावी मैदान में हमें कम से कम बराबरी का युद्ध तो लड़ने मिले। कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है। उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। और रही बात इस सब चीजों की, तो कांग्रेस का ना अस्तित्व था यहाँ, ना होगा। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल मजबूती के साथ चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनना उनके लिए सबसे खुशी की बात है। उन्होंने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी उनके मित्र हैं और वह एक कुशल प्रशासक और सफल प्रधानमंत्री हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना राम विरोधी, धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि वो हरिद्वार में चल रही रामकथा के बीच समय निकालकर राष्ट्रपति भवन उनके शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। धर्म विरोधियों, राष्ट्र विरोधियों और राम विरोधियों को तमाचा लगा है और हमारा भारत विकसित भारत होगा। भाजपा को बहुमत भी हो जाएगा। कुशल प्रशासक के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में, निष्ठावान के रूप में। गर्मी की छुट्टियों के बीच शिक्षा विभाग उत्तराखंड बोर्ड के सभी स्कूलों में पुस्तकें पहुंचाने की तैयारियों में जुट गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से पाठ्य पुस्तकें वितरित करने में विलंब हुआ है, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 90% बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार निर्णय लिया गया है कि जून महीने में सभी जनपदों को किताबें प्रकाशित कर भेजी जाएंगी और सभी स्कूलों को निर्देश भी दिया गया है कि उनके नजदीक रहने वाले छात्रों को जून माह में ही किताबें दी जाएं। उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष पाठ्य पुस्तक वितरण में कुछ विलंब हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे और कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगी हुई थी, तो हमारे शिक्षक अधिक से अधिक ड्यूटी कर रहे थे, तो इसलिए हमारा कुछ विलंब हो गया। वैसे पाठ्य पुस्तकें हमारी कक्षा 1 से 8 तक की 90% बच्चों को मिल चुकी हैं स्कूल बंद होने तक, लेकिन इस बार ये निर्णय लिया गया कि जून के महीने भी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होकर के जनपदों को आती रहेंगी और जनपदों से ये कह दिया गया है कि जून के महीने विद्यालयों तक किताबें भेजेंगे और विद्यालयों को भी अवगत करा दिया गया है कि वो कोशिश करें कि जून के महीने 1-2 दिन बच्चों को बुला करके और जो बच्चे समीपवर्ती विद्यालय के निकट रहते हों उनको जून के महीने भी किताब वितरित कर दें। हरिद्वार में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दलाल भी अब सक्रिय हो गए हैं। इसको लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स
दूसरे राज्यों से आए चारधाम यात्री से रजिस्ट्रेशन करने के एवज में 700 रुपये प्रति यात्री मांग कर रहा है। वीडियो में शख्स दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि चारधाम रजिस्ट्रेशन साइट पर कुछ कर्मचारियों से उसकी साठगांठ है, इसलिए वह आसानी से यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन में दलाली और साठगांठ का मामला सामने आने पर स्थानीय ट्रैवल कारोबारियों में नाराजगी है। उन्होंने पर्यटन विभाग और प्रशासन से इसको लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच करने और फिर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। परेशान है, यात्री अपने को ठगा हुआ महसूस करता है, दलाल सक्रिय हो चुके हैं। वहाँ की स्थिति जो बनी हुई है वो उत्तराखंड के हित में नहीं है, मैसेज गलत जा रहा है। सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ दलाल सक्रिय हैं। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसको हमने भी देखा, जिसमें कि वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो पैसे मांग करके उनका रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जबकि सरकार ने उचित व्यवस्था कराई हुई है, यात्रियों के लिए प्रबंध है। पर ऐसा क्यों कि यात्री खुद रजिस्ट्रेशन ना कराने की बजाय दलालों के हाथों में बिक रहा है। इस तरह के मामले पहले भी आए हैं और पुलिस स्वतः संज्ञान लेके अपनी तरफ से भी कई मुकदमे दर्ज कराई है और कई लोगों को जेल भी भेजा गया है और इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। और पब्लिक से भी और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की गई है, पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर इस तरह का मामला आपके संज्ञान में आए तो तत्काल पुलिस के संज्ञान में लाइए, जिससे कि तत्काल कार्रवाई की जा सके और जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके। खबर जनपद उत्तरकाशी के उप तहसील मुख्यालय धोतरी से है, जहां सचिव बहुउद्देशीय सहकारी समिति भेटियारा में कार्यरत देव सिंह रावत को उनके ही सहकर्मी मातली भरत सिंह ने मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया और फरार हो गया। बता दें कि सचिव भेटियारा देव सिंह का कहना है कि वे इससे पहले उत्तरकाशी धनारी के पुजार गांव समिति में कार्यरत थे, तभी से भरत सिंह उन्हें कई बार धमकी दे रहा था। वहीं घायल सचिव को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। भाई जी मैं पुजार गाँव आ रहा हूँ, आप भेटियारा आ जाओ। लेकिन तब तक बीच में इसने बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ वहाँ। तो मैंने कहा तू चले जा भाई, ऊपर से आदेश करवा दिए यार साहब से, सेक्रेटरी साहब से। मैं क्या है नाम जहाँ भेज दें वहाँ चले जाने के लिए तैयार हैं। क्यों आया, किसने बुलाया तेरे को यहाँ? यहाँ तो मैं आ रहा था, मैं आना चाह रहा था। मैंने बोला भाई तू आना चाह रहा था तो आदेश करवा देता अपना। मैं अपने कॉन्सर्ट में उससे आया, मन से आया। मेरे को जब यार साहब ने आदेश किया तभी तो आया। इधर रिमोट से मेरा गला पकड़ दिया, गला पकड़ दिया तो छेना झपटी हो गई। मैंने कहा यार आपने बीच बचाव के लिए मैंने छेना झपटी कर दी। उसे 2-3 रपटे मार दिए और खींच के जो है सीधा बाहर वहाँ दीवार पे ले गया, दीवार से सीधा जो है नीचे धक्का मार दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।